हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है 5 सेक्टर्स में से कुछ 12 स्टॉक्स उठाएंगे और इन 12 स्टॉक्स को मिलाकर जो है एक पोर्टफोलियो बनाएंगे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि आपके 2030 तक जो है रिलेवेंट रहेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको जो है बिजनेसेस को ऑल टाइम ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि किसी भी बिजनेस या कोई भी स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको पैसा बनाना है तो चीज़ें जो है सिर्फ दो चीज़ों पे चलती है। एक होता है आपका परसेप्शन, और जो दूसरी चीज़ होती है वो है बॉस आपकी अर्निंग्स। तो अगर आपके एक सेक्टर की कंपनीज के अंदर अर्निंग्स ही नहीं आ रही है, तब अगर आप देखोगे तो स्टॉक भी जो है पैसा बनाना बंद कर देता है। तो यहाँ पे जो सेक्टर्स मैं आपके पास लेके आया हूँ, देखो इन सेक्टर्स को सोचने के लिए भी जो है मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि हम लोग जो है 2030 तक के पोर्टफोलियो की बात करने वाले, तो ये जो है अगले कुछ 5 सालों के लिए होगा। तो मुझे ऐसे सेक्टर्स ढूंढने पड़े जहाँ अगले 5 सालों के लिए जो है बहुत ज़्यादा टेलविंड्स हो सकती है, और जो सेक्टर्स इन लॉन्ग टर्म जो है अच्छा ही करने वाले, क्योंकि हमें करंटली जो है अभी वहाँ पे टेलविंड्स देखने मिल रही है। और इसके साथ-साथ उन कंपनीज़ के मैनेजमेंट की तरफ से भी जो है हमें अच्छा खासा एग्ज़ीक्यूशन देखने मिल रहा है। तो आउट ऑफ 15-20 ग्रोथ सेक्टर्स में से मैं जो है आपके पास 5 सेक्टर्स लेके आया हूँ, क्योंकि देखो आप कभी भी पोर्टफोलियो बना रहे हो ना, तो आपको एज़ इन्वेस्टर जो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि यार कॉन्सन्ट्रेटेड पोर्टफोलियो होगा तो पैसा ज़्यादा बनेगा। बट अगर आप देखोगे तो जब आप कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है आपका, तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर बॉस रिस्क भी उतना ज़्यादा हो जाता है। तो देखो, समझो आपके पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ 3 या 4 ही शेयर्स है, और कल को अगर एक भी कंपनी के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो गया या कोई और इशू हो गया, तब अगर आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस जो है 30-40% से गिर जाता है। तो इसके वजह से पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे अगर आप देखोगे तो इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा, तो 1-2 प्लेयर्स के अंदर भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया, कोई फ्रॉड का इश्यू हो गया, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू हो गया, तो वहाँ पे जो है आप आपकी पोजीशन कट कर सकते हो। और पोर्टफोलियो लेवल पे आपका जो रिस्क है डाइवर्सिफिकेशन की वजह से वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक डाइवर्सिफाई कर रहे हो और सारे सेक्टर से ही जो है आप देखोगे तो एक ही सेक्टर से आपने सारे स्टॉक्स उठा लिए। तो ये एक बहुत रिस्क वाला पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो एक एग्जांपल लेता हूँ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का। अब माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें पिछले 18 मंथ से स्लो डाउन देखने मिल रहा है। अरमान फाइनेंशियल, आपकी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कंपनीज जैसे कि उज्जीवल स्मॉल फाइनेंस हो गया। फिर इसके साथ-साथ आपकी दूसरी स्मॉल फाइनेंस कंपनीज आती है, जैसे कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, आपका क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण हो गया। समझो आपके पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स थे। तो अगर आप देखोगे तो इन स्टॉक्स के अंदर जो है हमें मैसिव करेक्शन देखने मिला, क्योंकि एसेट क्वालिटी खराब होने लगी, साइकिल खराब हो गई माइक्रो फाइनेंस की। तो आपका पोर्टफोलियो एक ही सेक्टर, 2 सेक्टर के अंदर नहीं रहना चाहिए। आई वुड सजेस्ट बेयर मिनिमम 5 सेक्टर्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर होने ही चाहिए, तो आपके लिए भी बेटर होगा। अब बात करते हैं, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं कि यार कौन से 5 सेक्टर जो है मैंने उठाए। तो जो फर्स्ट सेक्टर जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि यार 2030 और उसके बाद भी जो है इस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो है आपका वेल्थ मैनेजमेंट वाला सेक्टर। अब वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा टेलविंड्स है, क्योंकि इंडिया का कैपिटल मार्केट अगर आप देखोगे तो ये मार्केट जो है अभी भी डेवलप हो रहा है। अगर आप बाकी कंट्रीज के अंदर देखोगे, लाइक यूएस यूएस जैसी कंट्रीज हो गई, या फिर यूरोप के अंदर कुछ कंट्रीज हो गई, ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपका जो इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है बाकी कंट्रीज का, वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में अगर आप देखोगे तो 20% ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स आर इन्वेस्टेड इनटू इक्विटी, और यूएस में अगर आप देखोगे तो यही हाउस होल्ड सेविंग्स जो है 50% के आसपास भी चली जाती है। तो यहाँ पे इंडिया के केस में इनका जो कैपिटल मार्केट है हमारा, वो भी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे डेवलप हो रहा है, और आगे कुछ 20 साल बाद, 10 साल बाद जो है कैपिटल मार्केट कंपनीज जो है इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करके दे सकती है। अब मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आप सोच कैसे सकते हो। तो यहाँ पे अगेन मैं बात करूँ तो आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देखोगे इंडिया की, तो आपका 2019 से 2025 के बीच में जो है आपकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो 20% सीएजीआर के आसपास ग्रो करी है। फिर इसके साथ-साथ आपका जो म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन है ना, जब हम इक्विटी एयूएम टू जीडीपी रेशियो की बात करें, तो वो यूएस के अंदर जो है 80% का बनकर आता है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्रीज़ के अंदर देखोगे तो सिर्फ 9.2% का। तो यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल जो है ना इंडिया के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एवरेज ये 32.4% का है। इसके साथ-साथ इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो हमें इंडिया के मार्केट कैप के अंदर ही जो है अबाउट 15.3% का जो है सीएजीआर देखने मिल सकता है। आपका एफआई 27 तक। इसके साथ-साथ जो आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड है, उनके एयूएम के अंदर हमें 11.8 सीएजीआर देखने मिल सकता है। फिर इसके साथ-साथ हमारे इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ एचएनआईज़ है, अब जितने ज़्यादा हमारे इंडिया के अंदर नंबर ऑफ एचएनआईज़ इंक्रीज़ होते जाएँगे, उतना ज़्यादा अगर आप देखोगे तो ये वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ वगैरह जो है बेनिफिट करेगी। तो यहाँ आप देखोगे तो हमारे नंबर ऑफ एचएनआईज़ जो है एक्सपेक्टेड है कि 2022 से 2027 तक जो है 15.7% सीएजीआर के आसपास ग्रो करे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स बनकर आते हैं।
और इंडिया के अंदर जो हाउस होल्ड सेविंग्स है एज़ परसेंट ऑफ इक्विटी, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2015 में ये सिर्फ 11% के आसपास थी। आज के डेट पे ये चीज़ जो है 16% के आसपास जा चुकी है, जो कि अगेन हमें जो ये चीज़ धीरे-धीरे इंक्रीज़ होते हुए देखने मिलेगी। तो ओवरऑल देखो, लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका एक प्रोफ़ेशन जो है, जो कि बहुत अच्छा करता है, वो है वेल्थ मैनेजर वाला प्रोफ़ेशन। तो यहाँ पे आप इस प्रोफ़ेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो आपकी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ बहुत अच्छा करेगी, इक्विटी रिसर्च वाली कंपनीज़ बहुत अच्छा करेगी, ब्रोकरेजेस हाउस अच्छा करेंगे और कैपिटल मार्केट लिंक्ड सारे सेक्टर की कंपनीज़ जो है अच्छी करेगी। तो कैपिटल मार्केट सेक्टर के अंदर ओवरऑल बहुत ज़्यादा टेलविंड्स है। अब एक चीज़ है कि कैपिटल मार्केट सेक्टर जो है आपका साइक्लिकल सेक्टर भी होता है, तो जब साइकिल खराब हो जाती है ना, तब अगर आप देखोगे तो इन कंपनीज़ के पीई के अंदर भी जो है हमें चेंज देखने मिलता है, वैल्यूएशन, डी-रेटिंग, री-रेटिंग भी होती है। तो अगर हम पिछले 10 साल पे देखें तो पीक ऑफ द साइकिल आपकी सीडीएसएल जैसी कंपनी जो है 75 के पी पे ट्रेड करती है और वो बॉटम ऑफ द साइकिल ये कंपनी जो है आई मीन 32 के पी के आसपास आ जाती है। इस साइकिल पे ये कंपनीज 32 के आसपास नहीं आई, 45 के आसपास आई, क्योंकि सीडीएसएल का बिजनेस जो है हमें इवॉल्व होते हुए भी दिखा है इतने कुछ सालों में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो नंबर 1 कंपनी मैंने सिलेक्ट करी हुई है कैपिटल मार्केट वाले सेक्टर से, वो है सीडीएसएल। क्योंकि देखो हमारे कंट्री के अंदर जो है ना 2 ही लिस्टेड प्लेस है, आपके डिपॉजिटरीज है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सचेंजेस में कौन 2 प्लेयर बनकर आते हैं, एक बीएससी और एक एनएससी, और डिपॉजिटरीज के अंदर अगर आप देखोगे तो एक है सीडीएसएल और दूसरा है एनएसडीएल। अब इनके अलावा कोई और प्लेयर आकर डिपॉजिटरी नहीं लेकर आ सकता है। हमारे कंट्री का मेजर डिपॉजिटरी जो है यही 2 प्लेयर्स बनकर आते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सीडीएसएल के अंदर जो है ग्रोथ भी थोड़ी साइक्लिकल होती है। जब साइकिल अच्छी होती है तब ग्रोथ अच्छी होती है कंपनी के अंदर, लेकिन जैसे ही साइकिल खराब हो जाती है ग्रोथ जो है रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ अगेन अगर आप देखोगे तो एफवाई 24 के अंदर 25 के पहले 2 क्वार्टर्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइकिल्स देखने मिली हमें कैपिटल मार्केट की, जहाँ ये कंपनी आराम से 55-70% के आसपास ग्रो कर रही थी, ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा था। बट फिर साइकिल खराब हो गई तो यहाँ पे आप देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ भी स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन ओवरऑल कैपिटल मार्केट्स इंडिया के जो है ग्रो ही करने हैं। हमने नंबर्स के बारे में बात कर लिया, टेलविंड्स के बारे में बात कर लिया। तो सीडीएसएल अगर मैं 2030 का सिनेरियो लेकर चलूँ तो सीडीएसएल जो है एक इंटरेस्टिंग कंपनी बनकर आती है, जहाँ हमें जो है ग्रोथ रेट्स भी स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। अब किसी को अगर सीडीएसएल का बिज़नेस नहीं पता है तो सीडीएसएल जो है आपका एक टोल रोड बिज़नेस है। सीडीएसएल जो है आपका डिपॉजिटरी है, जो आपके शेयर्स बनकर आते हैं ना वो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म के अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर जो है सीडीएसएल के पास स्टोर्ड होते हैं। इसके साथ-साथ सीडीएसएल जो है आपका इंश्योरेंस बिज़नेस के अंदर भी स्केल कर रहा है। इनका खुद का कमोडिटी रिपॉजिटरी भी है। इसके साथ-साथ इनका जो है सीडीएसएल वेंचर्स भी है। तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो सकती है सीडीएसएल के लिए, जो ग्रोथ ट्रिगर है वो क्या बन सकता है कि जैसे हमारे जो शेयर्स है वो डीमैट फॉर्म में स्टोर होते हैं, वैसे जो हमारे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है ना, आगे जाकर वो भी डीमैट फॉर्म में स्टोर हो सकते हैं। तो ये एक टेलविंड बनकर आती है आपके सीडीएसएल के लिए। फिर इसके साथ-साथ जब आप सीडीएसएल का नंबर देख रहे हो, तो जब बुल मार्केट होगा तब ऑब्वियसली जो है नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन्ड इन क्वार्टर जो है सीडीएसएल के अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा। तो आप Q1, Q2 के अंदर देखो और वही ट्रेंड जो है हमें फॉलो होते हुए देखने मिला। इसके साथ-साथ आपका नंबर ऑफ इश्यूअर्स भी जो है इंक्रीज़ हो रहा है। जितने ज़्यादा इश्यूअर जो है सीडीएसएल पे अपने शेयर्स लिस्ट करते हैं, वो लोग भी जो है सीडीएसएल को फीस देते हैं। फिर इसके साथ-साथ सीडीएसएल के पास जो है ट्रांज़ैक्शन चार्जेस के थ्रू भी फीस आती रहती है। अब सीडीएसएल का कैपिटल मार्केट का साइकिल आपको समझना है ना, सीडीएसएल का ट्रांज़ैक्शन इनकम देख लो। जब आपको लग रहा है साइकिल अच्छी कर रही है, तब ये जो ट्रांज़ैक्शन इनकम है ना, वो इंक्रीज़ होता रहेगा। लेकिन जब साइकिल खराब कर रही है, तो ट्रांज़ैक्शन इनकम रिड्यूस होता रहेगा। ये एक शॉर्टकट है आपके लिए अगर आपको साइकिल को समझना है तो। फिर यहाँ पे अगेन इनके जो मेजर कॉस्ट है वो एम्प्लॉयी कॉस्ट, आईटी कॉस्ट, मतलब सीडीएसएल देखो यार, हमारे कंट्री के अंदर सीडीएसएल, एनएसडीएल 2 ही है। आपको कल को अगर सीडीएसएल का प्लेटफ़ॉर्म यार समझ में भी नहीं आता है, पसंद भी नहीं आता है, तब भी आपको जो है सीडीएसएल या एनएसडीएल पे से ही ट्रांज़ैक्शन करना पड़ेगा। देखा होगा ना कितना बकवास इंटरफ़ेस है सीडीएसएल का, लेकिन स्टिल हमें एज़ इन्वेस्टर वही यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए सीडीएसएल का एक मोड भी बनकर आऊँगा, मैं कहूँगा ये। और ओवरऑल 2 ही डिपॉज़िटर रहेगी तो सीडीएसएल एक्सपेक्टेड है कि अच्छा ही परफ़ॉर्म करे। अब वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ के अंदर नुवामा का बिज़नेस मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। नुवामा का बिज़नेस मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप मुझे एक्स पे फ़ॉलो नहीं करते हो, तो आप मुझे एक्स पे जाके फ़ॉलो करो, जहाँ पे अगेन मैं नुवामा का बिज़नेस जो है डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप मेरे प्रोफ़ाइल पे सिर्फ़ नुवामा ही सर्च करोगे, तो आपको जो है हमारा नुवामा का वीडियो मिल जाएगा। ये है हमारा नुवामा का वीडियो, जहाँ हमने डिस्कस करा हुआ है कि जेन स्ट्रीट के इम्पैक्ट की वजह से और ओवरऑल वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर क्या-क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की है। अब नुवामा की मैं बात करूँ तो नुवामा के अंदर जो है और भी बिज़नेसेस है, जैसे कि नुवामा प्राइवेट बनकर आता है, नुवामा एसेट मैनेजमेंट बनकर आता है। फिर इसके साथ-साथ इनका कैपिटल मार्केट वाला भी बिज़नेस है, तो नुवामा भी ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग बिज़नेस है।
अब वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ट्रैक करनी है, वो है रिकरिंग रेवेन्यूज़। जितना ज़्यादा इन कंपनीज़ का रिकरिंग रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ होते जा रहा है, उतना ज़्यादा हमें इन कंपनीज़ के वैल्यूएशन के अंदर जो है री-रेटिंग देखने मिल सकती है। लेकिन अगर रिकरिंग रेवेन्यू जो है वो रिड्यूस होते जा रहा है, अब रिकरिंग रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ होता है तब क्या होता है, आपका साइक्लिकलिटी से जो इम्पैक्ट पड़ता है ना इन कंपनीज़ को, वो जो है रिड्यूस होते जाता है। लेकिन अगर आपके रिकरिंग रेवेन्यूज़ जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं ना, तो आप देखोगे तो साइकिल का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो भी इन कंपनीज़ के लिए ज़्यादा होता है। तो नुवामा के केस में अगर आप देखोगे तो इनके जो बाकी डिविजन्स है, वो लोग भी जो है, ये लोग स्केल कर रहे हैं। ओवरऑल कंपनी के अंदर ग्रोथ भी अच्छी है। इनका जो कैपिटल मार्केट वाला बिज़नेस है, उसका जो क्लियरिंग पार्ट ऑफ बिज़नेस है, वो अच्छा कर रहा है। मतलब क्या कि कैपिटल मार्केट के अंदर इनकी जो साइक्लिकलिटी है ना, वो हमें थोड़ी बहुत रिड्यूस होते हुए दिखी है। अब नुवामा के ऊपर जेन स्ट्रीट का तो इम्पैक्ट हमें देखने ही मिला था। अब नुआमा ये बता रहा था कि ज़्यादा इम्पैक्ट इन्हें नहीं देखने मिलेगा जेन स्ट्रीट की वजह से, और अब भी न्यूज़ आई है कि यार सेबी जो है जेन स्ट्रीट को फिर से अलाउ कर रहा है ट्रेड करने के लिए। तो यार ये सब चलता ही रहता है इंडिया के अंदर तो। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा मैसिव इम्पैक्ट जो है हमें नुआमा के ऊपर नहीं देखने मिलेगा। तो इसलिए नुआमा ओवरऑल जो है, मुझे बाकी कंपनीज़ जैसे कि मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनीज़ भी जो है आप यहाँ रीड कर सकते हो। ये भी अच्छा बिज़नेस है, इनका भी एक ट्रेज़री इनकम वाला सेगमेंट है, एसेट मैनेजमेंट वाला सेगमेंट है। ओवरऑल नुआमा जैसा ही बिज़नेस है, लेकिन मुझे नुआमा जो है बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू मोतीलाल। क्योंकि मोतीलाल के मैक्सिमम अच्छे खासे रेवेन्यूज़ जो है हमें ब्रोकरेजेस से आते हुए देखने मिलते हैं। और नुवामा के केस में अगर आप देखोगे तो इनके रिकरिंग पे ये लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, प्राइवेट क्लाइंट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे नुवामा बेटर लगता है। बाकी कुछ और बिज़नेसेस जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए इस स्पेस के अंदर, तो वो है आपका एंजल वन। अब एंजल वन भी जो है एक ब्रोकर है, लेकिन एंजल वन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टोरी चल रही है। अब कोई भी अगर ब्रोकर कंपनी होती है तो ये जो है डीपली साइक्लिकल होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है जब साइकिल खराब होती है, वो होता है ब्रोकर। तो इसलिए अगर आप एंजल वन की ग्रोथ रेट देखोगे तो हमें जो है इनकी ग्रोथ रेट्स भी रिड्यूस होते हुए दिखी है, और बहुत ज़्यादा मैसिवली इम्पैक्ट हुई है कंपनी, जहाँ पैट के अंदर जो है हमें 50-60% की डीग्रोथ देखने मिल रही है। अब एंजल वन सिर्फ ब्रोकर ही नहीं है, अब वो लोग जो है उनका पूरा एक और फुल फ्लेज्ड डिजिटल सिस्टम बना रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं अगेन अगर आप देखोगे, तो ये लोग इंश्योरेंस के अंदर भी जा रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर भी जा रहे हैं, एसेट मैनेजमेंट के अंदर भी जा रहे हैं, क्रेडिट के ऊपर भी जा रहे हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस वगैरह जो है ये लोग हर चीज़ करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ओवरऑल ये जो डीपली साइक्लिकल कंपनी से कंपनी शैलो साइक्लिकल कंपनी बन जाएगी। लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो ये अभी-अभी स्टार्ट हुआ है कंपनी का, तो इन्हें स्केल करने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा ये वाले डिविजन्स। तो ये आगे 2-3 इयर्स की स्टोरी है, अब आपको देखना है कि एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। जेएम फाइनेंशियल भी एक स्टोरी है जो कि आप देख सकते हो, इंटरेस्टिंग कंपनी है। जेएम फाइनेंशियल भी मैं बहुत डिटेल में कवर कर चुका है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक्स पे जाके सर्च करो, या फिर यूट्यूब पे भी आपको जो है जेएम फाइनेंशियल का हमारा वीडियो मिल जाएगा। पुराने चैनल पे तो यार हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही कवर किया था। इतनी बार कंपनीज़ कवर की थी कैपिटल मार्केट्स की, लेकिन स्टिल ठीक है, कुछ चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जेम फाइनेंशियल के अंदर इनका भी क्या चल रहा है कि ये लोग लो आरओसी बिज़नेस के पे मूव आउट कर रहे हैं और हाई आरओसी बिज़नेस पे फोकस कर रहे हैं। तो जेम फाइनेंशियल भी आई वुड सजेस्ट कि आप रीड कर लो, लेकिन मेरे जो प्रेफरेंसेस रहेगी पोर्टफोलियो के लिए, वो है एक नुवामा और दूसरा जो है वो सीडीएसएल। अगले सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब जो अगला सेक्टर है जो कि बहुत अच्छा कर रहा है, वो है वैल्यू रिटेल वाला सेक्टर, क्योंकि पूरे रिटेल सेक्टर के अंदर जो है हमें टेलविंड्स देखने मिल रही है। अब ये टेलविंड्स क्या है कि रिटेल सेक्टर अगर आप देखोगे इंडिया का, तो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। मैक्सिमम चीज़ें जो है यहाँ अनऑर्गेनाइज्ड होती थी। जब आप ज्वेलरी रिटेल स्पेस को देखोगे, तो वहाँ पे भी मैक्सिमम चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड थी, और अभी जो है चीज़ें वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होने लगी है। तो इसके वजह से क्या होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है रिटेल के अंदर, उनमें जो है वहाँ पे हमें ग्रोथ देखने मिलती है। वो लोग जो है मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं। तो जब हम इंडिया के ज्वेलरी रिटेल स्पेस की बात करें, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अनऑर्गेनाइज्ड का पहले मार्केट शेयर जो था अबाउट 95% था। आज के डेट पे जो अनऑर्गेनाइज्ड का मार्केट शेयर है ना, वो जो है हमें रिड्यूस होता हुआ दिखा है, और ऑर्गेनाइज्ड का जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल लेवल पे अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनाइज्ड का मार्केट शेयर जो है ना कंपनीज का, वो जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है। इसलिए इन कंपनीज के अंदर जो है इतनी ज्यादा टेलविंड्स है। 2025 में ऑर्गेनाइज्ड पर्सन जो है, इसके साथ साथ अगर आपको जेन्युइनली कुछ इक्विटी रिसर्च सीखना है, अगर आपको जेन्युइनली आपके लाइफ में कुछ करना है, अगर आप इरिटेट हो गए हो, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर चीज़ें कैसे चलती है, आप बस ये यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, उस पे स्टॉक मार्केट के डिसीजन ले रहे हो, कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे आप एडेड हो, या फिर कोई दोस्त आपको टिप्स दे रहे हैं तो आप उस पे डिसीजन ले रहे हो, या फिर आप ढंग से जो है मार्केट के अंदर रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए जो है जीरो टू हीरो इक्विटी रिसर्च वाली जो क्लास है, ये मस्ट नीडेड है। और ये 20 आवर्स का कंटेंट जो है आपको देखना है। इस क्लास के अंदर आपके 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ये आपको देखना है। इसके साथ साथ इसमें टोटल 11 सेशंस है। इसमें आपको पीपीटी भी मिलेगी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट होती है जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। हर एक सेक्टर की अलग
मेंटल मॉडल होता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स के लिए हमें कुछ और देखना चाहिए, आप ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के लिए देखोगे तो हमें कुछ और ट्रैक करना चाहिए। फिर उसके बाद आप कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज़ देखोगे या कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज़ देखोगे, लैब ग्रोन डायमंड कंपनीज़ देखोगे, गोल्ड कंपनीज़ देखोगे। तो हर एक सेक्टर के अंदर जो है हमें अलग-अलग चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ती है, अलग-अलग चीज़ें ट्रैक करनी पड़ती है कंपनीज़ के अंदर। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर हमें क्या देखना है। आप आराम से एक बार आपने 20 इयर्स का कंटेंट देख लिया, आपको कंपनीज़ ट्रैक करनी स्टार्ट करनी है और फिर आप जो है कोई भी कंपनी को ट्रैक कर सकते हो, नॉट किडिंग। इसके साथ-साथ जो है मैं आपको इस मास्टर क्लास के अंदर सिखाऊँगा कि आप किस तरीके से एआई को अपने रिसर्च के अंदर यूज़ कर सकते हो, लेवरेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है आपको वैल्यूएशंस के बारे में भी सिखाया हुआ है कि आप किस तरीके से कोई भी स्टॉक को जो है वैल्यू कर सकते हो मार्केट के अंदर विदिन मिनट्स। वो सीएफए वाले लोग होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मॉडल सिखाते हैं आपको, डीसीएफ मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ के अंदर अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है एप्लीकेबल नहीं होती है, फाइनेंस वाली चीज़ें। तो आप भले ही एमबीए फाइनेंस हो या फिर आपका स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको जो है ये मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर लेना चाहिए अगर आपको जेन्युइनली स्टॉक मार्केट के बारे में जो है सीखना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हो, जहाँ मैं अपना पोर्टफोलियो रिवील करूंगा आप लोगों को, और अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक से जो है मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई है। इसके साथ-साथ यहाँ डेली मुझे मेल्स आते रहते हैं, डेली मुझे डीएम्स आते हैं, व्हाट्सएप पे आता है, एक्स पे आता है, जीमेल पे मेल्स आते होते हैं। लोग जो है डेली मुझे बता रहे होते हैं कि भाई मास्टर क्लास के बाद जो है हमें कंटेंट बहुत अच्छा लगा, एकदम सुपर्ब कंटेंट है, क्योंकि लोग आपको स्टॉक मार्केट कोर्सेज़ के नाम पे कचरा बेच रहे हैं, आपको बेसिक चीज़ें सिखा रहे हैं। और इस मास्टर क्लास के अंदर आप एकदम एडवांस चीज़ें सीखोगे और वो चीज़ें सीखोगे जो कि आपको मार्केट के अंदर एक्चुअली रेलेवेंट है। और इसके साथ-साथ लोग मुझे बताते हैं कि यार भाई हमने मास्टर क्लास देखने के बाद हमारा पूरा पोर्टफोलियो रिबैलेंस कर लिया। इसके साथ-साथ लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि हमने कंपनीज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों ने तो कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो लोग भी जो है कॉन्स्टेंटली टच के अंदर है। और एक और चीज़, मास्टर क्लास देखने के बाद अगर आपको कभी भी डाउट आता है, कोई भी स्टॉक रिलेटेड या कोई भी चीज़ रिलेटेड, तो आप जो है मुझसे वन ऑन वन भी कनेक्ट कर सकते हो, या तो मेरे एक्स के, ट्विटर के डीएम्स के अंदर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, या मेल और डीएम्स पे कनेक्ट करोगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना, लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और ये वैल्यू जो आपको मिलेगी ना इस प्राइस के लिए, वो कम तो है, इंडियन ज्वेलरी मार्केट का वो 40% हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा टेलविंड है। इनफैक्ट स्काई गोल्ड नाम का एक प्लेयर है, बी टू बी स्पेस के अंदर है। स्काई गोल्ड को बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं। मास्टर क्लास के अंदर भी जो है हमने सारे बिजनेसेस जो है आपके साथ डिस्कस करे हुए हैं, कि अबाउट 300-400 बिजनेसेस जो आपके साथ डिस्कस करे हुए हैं। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा हुआ भी है कि यार कौन से सेक्टर के लिए जो है आपको कौन सा फ्रेमवर्क फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एज इन्वेस्टर जो है डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट फ्रेमवर्क होता है। सर मास्टर क्लास के लिए अब तक आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है ना, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जल्द से जल्द जो है एनरोल कर लेना मास्टर क्लास के लिए, क्योंकि ये 3000 रुपीज़ का प्राइस जो है उस हिसाब से कुछ भी नहीं है जितनी वैल्यू आपको मिल रही है। तो यहाँ अगेन अगर मैं बात करूँ आपके स्काई गोल्ड की, तो स्काई गोल्ड ने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर Q4 FY25 के अंदर क्या बोला है पता है? कि यार टेलविंड से इतनी ज़्यादा इस सेक्टर के अंदर कि जो अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड का शिफ्ट हमें कमिंग 10 इयर्स के अंदर देखने मिलने वाला था, वो जो है हमें कमिंग 5 इयर्स के अंदर देखने मिलेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो टेलविंड्स, और ओवरऑल आप इन कंपनीज़ को देखोगे तो कल्याण आराम से जो है 30% के ऊपर ग्रो कर रहा है अपनी टॉप लाइन, इतना बड़ा पैन इंडियन प्लेयर बनने के बाद भी। टाइटन जो कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है, तनिष्क नाम का इनका एक ब्रांड है। कैरेट लेन वगैरह भी जो है इनके ब्रांड है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो टाइटन ही ग्रो कर रहा है 20-25% के आसपास। तो जब सेक्टर के लीडर से 25% के आसपास ग्रो कर रहे हैं, तब आप इमेजिन कर सकते हो कि सेक्टर के अंदर जो है कितनी ज़्यादा टेलविंड्स है। फिर पीएन गडगिल जैसे प्लेयर्स भी बनकर आते हैं, जहाँ पे भी जो है हमें ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग है। अब ये लोग जो है स्केल कर रहे हैं, ये लोग पैन इंडिया प्लेयर्स नहीं है, ये लोग रीजनल प्लेयर्स है जो कि आपके पैन इंडियन बनने के लिए ट्राई कर रहे हैं। सेनको भी आई वुड सजेस्ट कि सेनको भी एक प्लेयर है, अभी अभी एक कंपनी लिस्ट हुई है ब्लू स्टोन ज्वेलरी नाम की, ये भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। आई वुड सजेस्ट आप ये वाला भी रीड करो। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है। फिर इसके साथ-साथ अगेन अगर मैं बात करूँ, तो मैंने कौन-सी कंपनीज़ चूज़ की है, तो ज्वेलरी रिटेल के लिए मैंने चूज़ करी है कल्याण ज्वेलर्स, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स के अंदर जो है हमें एग्ज़ीक्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने मिला है। ओवरऑल अगर हम कल्याण के Q1 FY26 के भी नंबर्स देखें, तो कंपनी आराम से 30% के आसपास जो है ग्रो कर सकती है। इसके साथ-साथ Q1 FY26 वुडन्ट बी राइट कंपैरिज़न टू कंपेयर दिस कंपनी, क्योंकि हमें H1 ओवर H1 देखना चाहिए, क्योंकि पिछले साल FY25 के अंदर जो है हमें थोड़ी हीट वेव्स देखने मिली थी, तो ये कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा इम्पैक्टेड था। अब कल्याण के बारे में मुझे एक चीज़ पसंद है कि यार ये इन्होंने इनका जो स्टोर ओपनिंग का जो गाइडेंस दिया, आई थिंक 180-190 स्टोर्स ये लोग ओपन करने वाले हैं, तो गाइडेंस बहुत ज़्यादा सॉलिड है। अब कोई भी कंपनी अपने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोर्स कब ओपन करेंगी? जब जो है इन्हें अच्छी खासी डिमांड दिख रही है सेक्टर के अंदर। फिर इसके साथ-साथ कल्याण का एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है जिसे हम बोलते हैं फ्रैंचाइज़ी मॉडल, फोको मॉडल, फ्रैंचाइज़ी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इस मॉडल की वजह से कल्याण जो है बहुत ज़्यादा फास्ट स्केल किया है इन्होंने, और इनफैक्ट टाइटन ने भी जो है एडमायर किया हुआ है कल्याण को इनके इस मॉडल के लिए। तो कल्याण का ये मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग है जिसकी वजह से इन्होंने इतना ज़्यादा फास्ट स्केल किया है।
तो ज्वेलरी रिटेल के अंदर आई वुड पुट कल्याण हमारे पोर्टफोलियो के अंदर, और इसके साथ-साथ बी2बी प्लेयर भी है, स्काई गोल्ड है। स्काई गोल्ड यार आप लोगों को पता ही है। लेकिन स्काई गोल्ड का मैं आपको एक बात बता दूँ, तो इधर आपके कैश फ्लोज़ वगैरह देख के कोई भी ज्वेलरी रिटेल कंपनीज़ के अंदर कैश फ्लोज़ देखकर फ़ायदा नहीं है। बट स्काई गोल्ड जैसा एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ कैश फ्लो बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो ऐसे तो कैश फ्लो यहाँ रेलेवेंट ही नहीं है, लेकिन स्टिल बहुत लोगों का डाउट होता है क्योंकि ये एकदम वर्किंग कैपिटल हेवी बिज़नेस है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपने क्लाइंट से गोल्ड लेंगे और फिर इसके बाद ये लोग बना रहे थे। अब इसके बाद ये इसके पहले ये लोग क्या कर रहे थे, खुद गोल्ड वगैरह सोर्स कर रहे थे और खुद पूरा काम कर रहे थे। अब ये लोग क्लाइंट से गोल्ड लेंगे ना, तो इनकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो भी जो है हमें रिड्यूस होते हुए देखने मिलेगी। तो ये स्काई गोल्ड आगे जाकर एफवाई 27 के अंदर हमें कैश फ्लोज़ देखने मिल सकते हैं, लेकिन अब तक हमें बनते हुए देखने नहीं मिले। और एक तो देखो इनकी मैक्सिमम इन्वेंटरी जो है वो गोल्ड की ही होती है। तो गोल्ड कंपनीज़ के अंदर आपका कैश फ्लोज़ देखकर सेंस नहीं बनता है, क्योंकि गोल्ड जो है आपका कभी भी लिक्विड एसेट है, कभी भी आप लिक्विडेट कर सकते हो उसको, तो कोई पॉइंट नहीं बनता है कैश फ्लोज़ देखकर। तो अब यहाँ पे इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार अब कल्याण के केस में क्या हो रहा है, कल्याण के केस में एक और चीज़ हो रही है जो कि मैं बताना भूल गया कि यार ये लोग भी जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जा रहे हैं, जो कि एक थोड़ा-सा रिस्क डाल देता है। ये इनका लॉन्ग टर्म प्लान है। इस बार के ही कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर कल्याण ने ये बताया। इसके साथ-साथ ये लोग जो है अपने पेएबल डेज़ रिड्यूस कर रहे हैं। तो इनके जो क्लाइंट्स हैं, उन्हें जो है जिनसे ये लोग गोल्ड वगैरह लेते हैं, उन्हें ये लोग जल्दी पेमेंट करेंगे, तो वर्किंग कैपिटल पे स्ट्रेस आ सकता है कल्याण पे। लेकिन मैंने 2030 का होराइज़न लेकर जो है इन कंपनीज़ को सिलेक्ट किया है, तो नियर टर्म चैलेंजेस होपफुली ये कंपनी जो है बायपास कर पाए। ट्रैकिंग हमें इन कंपनीज़ की करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे ये स्काई गोल्ड के अंदर अगर आप देखोगे, तो स्काई गोल्ड भी आई वुड सजेस्ट कि आप ट्रैक करो, इंटरेस्टिंग बिज़नेस है, क्योंकि ग्रोथ रेट जो स्काई गोल्ड के अंदर हमें देखने मिल रही है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर बी2सी प्लेयर्स के अंदर टेलविंड है, तो बी2बी प्लेयर्स ही जो है फास्ट ही ग्रो करेंगे। तो ये सिंपल आइडियोलॉजी रखकर जो है स्काई गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत लोग समझ नहीं पाते। तो आपके सेक्टर के अंदर भी टेलविंड्स है और आपके क्लाइंट्स अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसके बाद बात करें तो आपका यही रिटेल स्पेस के अंदर वैल्यू रिटेल के अंदर भी टेलविंड्स है। तो वैल्यू रिटेल के अंदर मैं पोर्टफोलियो के अंदर एक कंपनी डालूँगा हमारे, जो कि है वी2 रिटेल। अब वी2 रिटेल के अंदर आप देखोगे, तो वी2 रिटेल भी जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है। यहाँ पे भी जो है अगेन अनऑर्गनाइज्ड टू ऑर्गनाइज्ड का ट्रेंड जो है प्ले आउट हो रहा है आपके रिटेल सेक्टर के अंदर भी। टी2, टी3, टी4 सिटीज़ के अंदर जो है ये लोग अपने मैक्सिमम स्टोर्स खोल रहे हैं। तो यहाँ आप देखोगे तो लोग क्या करते थे, पहले अनऑर्गनाइज्ड रिटेलर से कपड़े लेते थे। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गनाइज्ड शोरूम्स की तरफ जा रहे हैं ना, ये लोग आपके टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के अंदर शोरूम्स बना रहे हैं। तो वहाँ पे लोग ऑब्वियसली एसी में जाके, ट्रायल रूम में जाके कपड़े लेना ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे एज़ कम्पेयर्ड टू आपका नॉर्मल अनऑर्गनाइज्ड रिटेलर्स। तो इसलिए वी2 के अंदर अगर आप देखोगे, तो पिछले कुछ क्वार्टर से हमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिख रही है। ट्रेंड भी जो है इस स्पेस के अंदर कंपनी आती है, लेकिन ट्रेंड के अंदर जो ग्रोथ रेट्स है वो हमें स्लो डाउन होते हुए देखने मिली है। तो वी2 एक लीडर बनकर आता है, और वी2 का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि अगले कुछ टाइम के लिए जो है दे कैन ग्रो अबाउट 50% के आसपास। और इसके साथ-साथ इन्होंने क्यूआईपी भी की है अपने नंबर ऑफ स्टोर्स इंक्रीज़ करने के लिए, और आराम से हमें जो है वी2 के मार्जिन्स भी इंक्रीज़ होते हुए देखने मिल सकते हैं। और इंटरेस्टिंग जो है हमें ग्रोथ भी इंटरेस्टिंग होते हुए देखने मिल सकती है। 50% का टॉप लाइन ग्रोथ अगर मैनेजमेंट बोल रहा है अगले 4-5 सालों के लिए, तो यार वो तो मतलब आप समझ सकते हो कि सेक्टर के अंदर जो है टेलविंड्स कितनी ज़्यादा है, लेकिन ट्रैक करो सेक्टर को। वी2 के अलावा एक और एक प्लेयर है अच्छा, बाज़ार स्टाइल। लेकिन बाज़ार स्टाइल के अंदर जो है जिस लेवल का वी2 के अंदर हमें एग्ज़ीक्यूशन देखने मिला है ना, वो हमें यहाँ पे नहीं देखने मिला है। तो ये भी आप रीड कर सकते हो, इनके भी Q1 FY 26 के नंबर्स अच्छा है। इनका Q2 तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि यार ये लोग जो है ईस्टर्न इंडिया के अंदर ज़्यादा फ़ोकस्ड है। तो वहाँ पे जब फेस्टिव सीज़न होता है, तो ईद उदा या दुर्गा पूजा होता है, तो इनके नंबर जो है ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बाज़ार स्टाइल को भी जो है रीड करो, इंटरेस्टिंग प्लेयर है। बट मैंने तो हमारा जो सैंपल पोर्टफोलियो है उसके लिए मैंने वी2 को सिलेक्ट करा हुआ है, क्योंकि वी2 बेटर प्लेयर लगता है। अब किसी के लिए बाज़ार स्टाइल हो सकता है, वैल्यूएशन कम्फर्ट अगर हमें चेज़ करना है, तो बाज़ार स्टाइल जो है ज़्यादा बेटर प्लेयर लगकर आता है। अब इसके बाद थोड़ा जो थर्ड सेक्टर है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, वो है आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। देखो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर जो है टेलविंड्स बहुत ज़्यादा है। कोई भी कंपनी आप इस सेक्टर की उठा लो, ये सेक्टर के ऊपर जो है मैं एक बहुत डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप एक्स पे जाओगे, यहाँ पे आप सर्च करोगे, तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप सर्च करोगे T&D हमारे एक्स के प्रोफाइल पे, तो एक बहुत डिटेल वीडियो जो है मैंने इसके ऊपर बना कर रखा है। आई वुड सजेस्ट कि आप वो वीडियो जो है देखो। 40 मिनट्स के आसपास का वो वीडियो है, जहाँ मैंने आपके सामने जो है पूरा सेक्टर खोल कर रखा है, और बात की है कि यार कौन से प्लेयर जो है इंटरेस्टिंग बन सकते हैं इस सेक्टर के अंदर। जहाँ पे हमने टेक्नो को डिस्कस करा है, जी वर्नवा को डिस्कस करा है, ये कुछ अच्छे प्लेयर्स है इन सेक्टर के अंदर। क्वालिटी पावर है, सीजी पावर है। अगेन आप देखोगे तो ट्रांसलेट, स्किपर, यश हाई वोल्टेज, वोल्टाइम, आपका जेबी लैमिनेशन वगैरह जो है, सारे प्लेयर्स मैंने इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कस कर कर रखे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वीडियो देखना, क्योंकि ये 48 मिनट्स का वीडियो है, पूरा सेक्टर के ऊपर जो है ये मास्टर क्लास है आपके लिए।
तो ये टी&डी वाला सेक्टर वाला वीडियो देखना, तो आपको आइडिया लगेगा सेक्टर के अंदर कितनी डीलविंस है। सेक्टर की जो भी कंपनी है, उन कंपनीज़ के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। ईपीसी कंपनीज़ के अंदर अगर हम देखें तो स्किपर स्किपर कॉन्स्टेंटली स्ट्रॉन्ग नंबर्स दे रहा है, 25% सीएजीआर का इन्होंने गाइडेंस देकर रखा है। जब हम ट्रांसरेल जैसी कंपनीज़ की बात करें, तो ट्रांसरेल के अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा सॉलिड एग्जीक्यूशन देखने मिला है। Q1 के अंदर तो इनका एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा मैसिव सॉलिड था, जहाँ कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी अब 81% से। अब देखो आपके टी&डी सेक्टर के अंदर टेलविंड्स हमें इतनी ज़्यादा क्यों लग कर आ रही है, क्योंकि देखो एक तो रिन्यूएबल्स की तरफ से टेलविंड्स है, इंडिया जो है रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अब रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट होगा तो आपकी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो लाइन्स है उन्हें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो नॉर्मल टी&डी लाइन्स बनकर आती है और रिन्यूएबल वाली जो बनकर आती है, उनके अंदर जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो आपको वो चेंज करना पड़ता है। ग्रिड स्टेबलाइजेशन पे ओवरऑल पूरा वर्ल्ड फोकस कर रहा है। आपके हमारे वर्ल्ड के अंदर जो है डेटा सेंटर का ट्रेंड आ चुका है। तो अब डेटा सेंटर की नीड जो है इंक्रीज़ होते जा रही है और डेटा सेंटर को सबसे ज़्यादा एक चीज़ लगती है, वो है एनर्जी। एआई अगर आपको देखना है, एआई का जो मेगा ट्रेंड है हमें प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है, तो एआई के लिए डेटा सेंटर इज़ अ मस्ट। डेटा सेंटर नहीं होगा तो आप एआई ऑपरेट ही नहीं कर सकते हो। तो आपकी जो चैट जीपीटी जैसी कंपनीज़ है, बड़ी-बड़ी गूगल जैसी कंपनीज़ है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके खुद के बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स है, जिसके लिए लगती है बहुत ज़्यादा पावर्स। तो आपके पावर के लिए जो प्रॉक्सी कंपनी है ना, आई वुड सजेस्ट कि आप रेड करो, जो कि डायरेक्ट टी&डी के अंदर है या फिर प्रॉक्सी कंपनीज़ है। तो प्रॉक्सी के अंदर देखो, डायरेक्ट टी&डी के अंदर ट्रांसरेल, ईपीसी, आई वुड सजेस्ट कि ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। ट्रांसफार्मर जो कंपनी बनाती है वो है ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। इनके भी मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग विदिन 2-3 ईयर्स ही जो है $1 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू अचीव कर लेंगे। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब 55% का सीएजीआर का ग्रोथ हमें देखने मिल सकता है कंपनी के अंदर। ओवरऑल ट्रांसफार्मर स्पेस के अंदर जो भी कंपनीज़ है, सारी कंपनीज़ अच्छा कर रही है, कुछ 1-2 कंपनीज़ छोड़ के। तो आई वुड सजेस्ट कि यार आप पहले जाकर ये वीडियो देखो, तो आपको इस सेक्टर के बारे में जो है कौन से प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, कौन से खराब कर रहे हैं, उसके बारे में आइडिया लग जाएगा। एक टीडी पावर करके भी बहुत अच्छा प्लेयर है, जो कि अगेन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, लेकिन टीडी पावर के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है वो टरबाइन्स बनाते हैं, जनरेटर्स बनाते हैं, जो कि आपके जो है डेटा सेंटर्स के अंदर यूज़ होता है। तो ये भी आई वुड सजेस्ट कि टी&डी के लिए एक प्रॉक्सी कंपनी हो गई। तो ये लोग ग्रिड स्टेबलाइजेशन वगैरह के लिए भी जो है इनके जनरेटर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो ओवरऑल कंपनी के लिए जो है इनकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, इनके ऑर्डर इन्फ्लोज़ हमें अच्छे देखने मिले, मैक्सिमम ऑर्डर इनके एक्सपोर्ट से है। और जो यूएस टैरिफ का इम्पैक्ट चल रहा है ना, उसका टीडी पावर के ऊपर मिनिमल इम्पैक्ट रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट आप ये सारे प्लेयर्स कुछ रीड करो। तो ये तीनों प्लेयर्स जो कि मैंने डिस्कस किए, ट्रिल, ट्रांसरेल और टीडी पावर, ये भी जो है मैं अपने सैंपल पोर्टफोलियो के अंदर पुट इन करना चाहूँगा। अब इसके बाद मैं बात करूँ, तो आप दूसरे प्लेयर्स भी पुट इन कर सकते हो। मैं आपसे जो है सेक्टर्स डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि आप जो है आपको ये 5 सेक्टर पे ध्यान देखना है 2030 तक, क्योंकि इन सेक्टर के अंदर जो है लॉन्ग टर्म टेलविंड्स बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो अगला सेक्टर है ना, वो है हमारा हेल्थ केयर सेक्टर। अब हेल्थ केयर सेक्टर आपको पता ही है, अब अश्वत्थ दामोदरन का इंटरव्यू हुआ था एनडीटीवी पे, तो वहाँ पे भी उन्होंने बताया था कि यार इंडिया के अंदर जो है लोगों का एक तो अभी ये जीएलपी-1 आएगा इंडिया के अंदर। तो जैसे ही जीएलपी-1 जो है जेनरिक हो जाएगा, अगेन जीएलपी-1 पे भी जो है एक बहुत डिटेल वीडियो कवर किया हुआ है मैंने। तो आप जो है ये जीएलपी-1 वाला वीडियो देख लेना हमारा, तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको कौन-सी फार्मा कंपनीज़ पे फोकस करना है, कौन-सी कंपनीज़ के अंदर जो है हमें आगे जाकर टेलविंड्स देखने मिल सकते हैं और कौन से सेक्टर जो है उनकी वजह से हमें आगे जाकर हेडविंड्स देखने मिल सकते हैं। क्योंकि जीएलपी-1 वाला जो वीडियो है ना, ये बहुत डिटेल वीडियो है, जहाँ आपको समझेगा कि यार सीडीएमओ प्लेयर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फार्मा प्लेयर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि देखो यूएस के अंदर ये वेट लॉस ट्रेंड्स का ड्रग्स का जो ट्रेंड है ना, वो ऑलरेडी आ चुका है और अब ये ड्रग जो है इंडिया के अंदर जेनरिक हो जाएँगे, कनाडा के अंदर ये लोग जेनरिक हो जाएँगे। इनका पेटेंट जो है एफवाई 26 के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। तो इनके वजह से अगर आप देखोगे तो हमारी सीडीएमओ कंपनीज़ के अंदर ग्रोथ आएगी। अब सीडीएमओ के अंदर बहुत कंपनीज़ है, लॉरस जैसी कंपनीज़ है। लॉरस के अंदर आपको देखना है कि इनका सीडीएमओ का शेयर इंक्रीज़ हो रहा है, कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यार ट्रैक करने के लिए। फिर इसके साथ-साथ डीवीज़ लैब है, आपका डॉक्टर रेड्डीज़ लैब है, तो ये भी जो है आपका जीएलपी-1 के लिए बहुत बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं। फिर इसके साथ-साथ आपके जो है सीडीएमओ के अंदर आई वुड सजेस्ट कि आप बास्केट वाला अप्रोच ही प्ले आउट करो। 2 से 3 कंपनीज़ होनी चाहिए अगर आप सीडीएमओ प्ले आउट कर रहे हो तो, क्योंकि कौन सी कंपनी के मॉलिक्यूल्स कब हिट होते हैं, कब नहीं होते, वो पता नहीं होता है। क्योंकि सीडीएमओ के अंदर देखो, अगर ब्लॉकबस्टर मॉलिक्यूल होगा तभी जो है सीडीएमओ कंपनीज़ के अंदर हमें ग्रोथ देखने मिलेगी। तो वही है यार कि अरे अगेन डिफरेंट सेक्टर्स के लिए जो है डिफरेंट चेकलिस्ट होती है, जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। और सीडीएमओ सेक्टर के अंदर क्या देखना है, फार्मा सेक्टर के अंदर हमें क्या देखना है, टीएनडी सेक्टर के अंदर हमें क्या ट्रैक करना है, मोतीलाल मतलब आपकी वेल्थ मैनेजमेंट जैसी कंपनीज के अंदर हमें क्या ट्रैक करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके साथ-साथ ओवर डिफरेंट 20 प्लस सेक्टर्स भी जो है मैंने मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करे हुए हैं। इसके साथ-साथ मैंने ये भी डिस्कस करा हुआ है कि आप किस तरीके से जो है एआई को अपने रिसर्च के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जल्द से जल्द जो है एनरोल कर सकते हो मास्टर क्लास के लिए।
और इसका जो एक्सेस है, रिकॉर्डिंग्स का जो एक्सेस रहेगा आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है देखने के बाद, तो आप जो है मुझे एक्स पे डीएम कर सकते हो, मैं सारे डीएम्स पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पे इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो हेल्थ केयर स्पेस के अंदर मैंने कौन-सी कंपनीज़ चॉइस कर रखी है। एक है यथार्थ हॉस्पिटल्स। अब यथार्थ हॉस्पिटल्स, इनके हर एक हॉस्पिटल कंपनी अगर आप देखोगे तो इनके जो नंबर ऑफ बेड्स है ना, ये लोग बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो यथार्थ ने भी जो है अभी 2 हॉस्पिटल्स एक्वायर किए। यथार्थ के अंदर अगर आप देखोगे तो ग्रोथ हमें बहुत ज़्यादा सॉलिड देखने मिल रही थी, लेकिन इनके मार्जिन्स रिड्यूस हो गए क्योंकि इन्होंने केपेक्स किया। अब हॉस्पिटल कंपनीज़ जो है आपकी केपेक्स हेवी कंपनीज़ होती है। तो ये लोग जब केपेक्स करते हैं आप देखोगे, तो केपेक्स जब हो रहा है तब इनके मार्जिन्स वगैरह हमें फॉल होते हुए देखने मिलेगी, क्योंकि बिज़नेस के देखो, मार्केट के अंदर हमें प्रैक्टिकल माइंडसेट लगाना होता है। ये थियरी वाला माइंडसेट जो है लगाकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी बिज़नेस अगर केपेक्स कर रहा है, तो हॉस्पिटल अगर कोई बना रहा है, कोई बड़ी कंपनी हॉस्पिटल बना रही है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आज हॉस्पिटल बनाया और उनके मार्जिन्स कभी गिरेंगे ही नहीं, उनके मार्जिन्स के अंदर हमें फॉल होगा। तो ऐसी कंपनीज़ को जो है हमें प्ले करने का एक सही तरीका होता है, जो कि हमें कॉन कॉल वगैरह पढ़कर, या उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको कॉन कॉल्स वगैरह डिकोड करने हैं, और आगे जाकर जो है जिसकी वजह से कंपनी के अंदर आगे जाकर क्या ट्रेंड्स हो गए ना, वो आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जब मैं बात करूँ, तो हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर एक और मुझे ट्रेंड देखने मिला कि स्पेशलिटी हॉस्पिटल पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ऑन्कोलॉजी वाले कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, और ओवरऑल सारी कंपनी स्पेशलिटी मिक्स पे फोकस कर रही है, क्योंकि इनके मार्जिन जो है वहाँ पे इंक्रीज़ होंगे। तो जो यथार्थ के नए हॉस्पिटल्स आ रहे हैं ना, वहाँ पे भी जो है वो लोग स्पेशलिटी मिक्स पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। इनके अगर आप देखोगे तो अभी ये लोग कमिंग 24 टू 30 मंथ्स के अंदर भी जो है आई मीन अबाउट FY 28 तक इनके जो है 3000 बेड्स हो जाएँगे। आज के डेट पे आई थिंक इनके 2100 के आस-पास बेड्स हैं। अब यथार्थ के बाद जो कि एक और मुझे कंपनी पसंद है, जिस इस कंपनी का वैल्यूएशन यार मुझे पर्सनली पूछोगे तो नहीं पसंद आता है। अब देखो, हॉस्पिटल कंपनीज़ देखो, डिफरेंट सेक्टर की कंपनी को वैल्यू करने का तरीका अलग होता है। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे, तो आपका जो ईवी टू एबिटा है, ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि आपको हॉस्पिटल कंपनीज के लिए यूज करनी चाहिए। रीजन क्या बनकर आता है बॉस, देखो ये हॉस्पिटल कंपनी जो है कॉन्स्टेंटली केपेक्स कर रही होती है। तो जब आप केपेक्स करते हो तो आपका पैड जो है, आपका डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हाई होता है, तो आपका पैड जो है आपको एक राइट पिक्चर नहीं देता है। तो इसलिए आपको उस टाइम पे जो है ईवी टू एबिटा पे फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे बात करूँ, मैक्स का जो ईवी टू एबिटा है वो यार 60 के आसपास है, 60-61 के आसपास, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बनकर आता है, क्योंकि यथार्थ का जो ईवी टू एबिटा है वो 30 के आसपास है। और बाकी ओवरऑल हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर इन कंपनीज़ का ईवी टू एबिटा थोड़ा एक्सपेंसिव ही है, मतलब अभी हमें री-रेटिंग देखने मिली है सेक्टर के अंदर। लेकिन ओवरऑल एक्सपेक्टेड है कि यार ये सेक्टर जो है अच्छा ही करेगा कमिंग ईयर्स के अंदर, क्योंकि देखो हमारा लाइफ़स्टाइल खराब हो रहा है, लोगों की डॉक्टर पे नीड जो है वो इंक्रीज़ होते जा रही है। हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर भी चीज़ें अनऑर्गनाइज़ से ऑर्गनाइज़्ड की तरफ जा रही है। अब लोग अगर आप देखोगे तो ब्रांडेड हॉस्पिटल्स को जो है ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं। तो मैक्स का जो नानावती हॉस्पिटल है मुंबई के अंदर, फिर एक और आपका एक और हॉस्पिटल है, मुझे याद नहीं आ रहा है मुंबई के अंदर, वो भी बहुत बड़ा है। कैंडी नाम है उसका, लीव इट। तो वो भी कुछ हॉस्पिटल्स हैं, अगर आप देखोगे तो लोग क्या प्रेफ़र करते हैं, ब्रांडेड हॉस्पिटल्स पे ज़्यादा प्रेफ़रेंस रहे। इसके साथ-साथ अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी की वजह से अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस सेक्टर बेनिफिट करेगा, हेल्थ इंश्योरेंस वाला सेक्टर, क्योंकि इस पे जीएसटी कट करा गया है। तो यहाँ पे अगेन आपका इंश्योरेंस वाला सेक्टर बेनिफिट करेगा, तो ऑटोमैटिकली अगर आप देखोगे तो हॉस्पिटल कंपनीज़ बेनिफिट करेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन इंक्रीज़ होगा इंडिया के अंदर आपके इंश्योरेंस का, उतना ज़्यादा हॉस्पिटल कंपनीज़ भी बेटर करेगी, क्योंकि इनके लिए गवर्नमेंट मिक्स से ज़्यादा जो है इंश्योरेंस वाले जो इनके क्लाइंट्स होते हैं वो इनके लिए बेटर होते हैं। थोड़ा डार्क है, बट हमें जो है एज़ इन्वेस्टर सोचना है। मैं जो है आपसे मतलब साइकोलॉजी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन से सेक्टर्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो मैक्स हेल्थकेयर पढ़ो आप कंपनी, यहाँ पे भी जो है ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ अगेन अगर आप देखोगे तो कंपनी आराम से 30% के ऊपर ग्रो कर रही है, और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाकर भी ये कंपनी जो है 15-20% पे तो bare मिनिमम ग्रो करेगी। अब इसके बाद बात करूँ तो मैक्स के बाद कुछ और प्लेयर्स बनकर आते हैं, जैसे कि फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एंटेरो हेल्थ केयर नाम का एक प्लेयर बनकर आता है। अब मैंने एंटेरो के ऊपर भी एक वीडियो बनाकर रखा है, यूट्यूब पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, एक्स पे आप जाकर जो है चेकआउट कर सकते हो। तो आप यहाँ अगेन देखोगे तो एंटेरो हेल्थ केयर के अंदर जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। तो ये आपके जो B2B प्लेयर्स है ना, मतलब ये आपके B2B प्लेयर्स है, मतलब क्या, जो आपकी फार्मेसी होती है, फार्मेसी जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन्हें ये लोग कनेक्ट करते हैं आपके मैन्युफैक्चरर से, और ये लोग आपके जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो है, मेडिसिन वगैरह जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जो बीच में मार्जिन मिलता है वो जो है एंटेरो खाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसलिए अगर आप इन बिजनेस के मार्जिन देखोगे तो मार्जिन थोड़े लो है, लेकिन बिजनेस स्केलेबल है, ये लोग एक्विजिशंस के थ्रू स्केल कर रहे हैं, और इसके वजह से हमें ग्रोथ रेट जो है
बिजनेस के अंदर स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। अब इसके बाद एंटेरो के बाद एक और प्लेयर बनकर आता है आयुर्वेदिक सेक्टर के अंदर, मतलब आयुर्वेदिक स्पेस के अंदर। अब हॉस्पिटल का तो यार टेलविंड है ही, लेकिन आयुर्वेदिक स्पेस के अंदर भी देखोगे तो एक जीना सीको नाम का बिजनेस है, वहाँ पे भी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रोथ रेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। जीना सीको को भी मैं बहुत बार डिटेल मैनर के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ आपने नहीं देखा है तो एक्स पे भी जो है मैंने जीना सीको को डिस्कस करा हुआ है। अब रिसेंटली वीडियो पोस्ट करी थी एक्स पे, तो वो जो है आप चेकआउट कर सकते हो जीना सीको के बारे में वीडियो। तो अब जीना सीखो का क्या है, ये लोग जो है आपके आयुर्वेदिक सर्विसेज के अंदर भी, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी है। तो जब आप देखोगे तो इंडिया के अंदर आपका आयुर्वेदिक का जो पेनिट्रेशन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब आपके यथार्थ जैसे हॉस्पिटल के पास या फिर मैक्स जैसे हॉस्पिटल के पास या कोई भी अपोलो जैसी कंपनीज हो जाती है, तो वहाँ पे अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है ना, तो लोग क्या करते हैं, इन आयुर्वेदिक कंपनीज के पास जाते हैं जहाँ पे इन्हें बेटर ट्रीटमेंट मिल सकती है। तो मतलब मार्केट भी थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन कंपनी अलग स्पेस के अंदर काम करती है, जो कि आई वुड सजेस्ट आप जाके रीड करो। अब इसके बाद कंजम्पशन स्पेस के अंदर अल्कोहल अच्छा कर रहा है। अल्कोहल के साथ आपका जो है, अल्कोहल में क्या हो रहा है कि देखो, अल्कोहल में रैडिको खैतान जैसी कंपनीज है। अब इसके लिए जो है मैंने रैडिको खैतान को सिलेक्ट कर रखा है हमारे सैंपल पोर्टफोलियो के लिए। रीजन ये बनकर आता है देखो रैडिको खैतान को सिलेक्ट करने का, क्योंकि ये लोग जो है प्रीमियम प्रोडक्ट्स के अंदर लीडर है। अब इसके साथ साथ प्रीमियम प्रोडक्ट्स के अंदर बॉस ये लोग लीडर है ही। यहाँ पे इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो अल्कोहल का जो कंजम्पशन है ना, वो इंक्रीज होते जा रहा है, और प्रीमियमाइजेशन जो है हमें इस सेक्टर के अंदर प्ले आउट करते हुए क्लियरली देखने मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है रैडिको खैतान जैसी कंपनीज के अंदर, कि लोग प्रीमियम अल्कोहल ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन कंपनीज के अंदर ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। इसके साथ साथ आपके जो स्टेट्स है उनके जो रेगुलेशन है वो भी ओपन अप हो रहे हैं। तो जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले आंध्र प्रदेश ओपन हुआ था, एक्सपेक्टेड है कि इस तरीके से जो है बाकी स्टेट्स भी ओपन हुए। अब महाराष्ट्र के केस में अगर आप देखोगे तो टैक्सेस वगैरह थोड़े आपके हायर साइड पे बनकर आते हैं, लेकिन आपके बाकी स्टेट्स अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्टेड है कि लॉन्ग टर्म के अंदर कमिंग 4 to 5 ईयर्स के अंदर ओपन अप हो गई। तो वो आपको देखना है। इस स्पेस के अंदर बाकी भी कंपनीज है, अलाइड ब्लेंडर से आप रीड कर सकते हो, तिलक नगर है, पिकाडिकली एग्रो है। अब इनका भी एक इंद्री नाम का ब्रांड है, वो भी प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड पे बहुत बेनिफिट कर रहा है। एसोसिएटेड अल्कोहल है, मैंने इसके ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो कवर किया हुआ है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो वाला भी वीडियो जाके देखना। 6 to 10 सेक्टर्स के आसपास जो है हमने कवर किए हुए, 2 पार्ट्स है उस वीडियो के, तो वो वाला वीडियो देखना जिसके बारे में आपको आइडिया लगेगा। अब लग्जरी कंजम्पशन हमारे कंट्री के अंदर ट्रेंड ये भी हमें देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है कि देखो टाइमेक्स जैसे प्लेयर्स बनकर आते हैं, इथॉस जैसे प्लेयर्स बनकर आते हैं, वो इस ट्रेंड के अंदर जो है बेनिफिट करेंगे। अब पहले क्या होता था, लोग जो है स्मार्ट वॉचेस को ज़्यादा प्रेफर करते थे। अब लोग जो है स्पेंड कर रहे हैं, तो लोग वॉचेस पे भी जो है अच्छा खासा स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो लोग प्रीमियम वॉचेस के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। मतलब 40-50 थाउजेंड की घड़ी तो यार लोगों के हाथ में अगर आप देखोगे तो बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है। और इथॉस का अगर आप देखोगे, इथॉस की मैं बात करूँ तो इथॉस का जो एवरेज सेलिंग प्राइस बनकर आता है ना, वो 2 लाख के ऊपर चल जाता है। अब इथॉस जो है आपका प्रीमियम रिटेलर है, लेकिन इथॉस और टाइमेक्स को मैं कंपेयर करूँ तो टाइमेक्स के अंदर अभी ग्रोथ रेट ज़्यादा है, लेकिन दोनों कंपनी जो है बेनिफिट करने ही वाली है आपके ये प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड की वजह से। अब इसके बाद कुछ एमर्जिंग बिजनेस पे मैं बोलूंगा इंडिया के अंदर बनकर आते हैं, कुछ सेक्टर्स है। एक सेक्टर में ऐड करना चाहूंगा कंजम्पशन के अंदर, वो है क्विक कॉमर्स वाला स्पेस, क्योंकि आपने देखा होगा कि चीज़ें क्विक कॉमर्स पे कैसे शिफ्ट हो रही है। आपका एटर्नल जैसी कंपनीज आ जाती है, फिर इसके साथ साथ आपका स्विगी जैसी कंपनीज आ जाती है, लेकिन जो जोमेटो का एग्जीक्यूशन है वो स्विगी आई डोंट थिंक मैच कर पाएगा। और ब्लिंकिट का जो एग्जीक्यूशन है वो हमें बहुत ज़्यादा बेटर दिख कर आता है एज़ कम्पेयर टू आपकी स्विगी जैसी कंपनीज। स्विगी अपने डार्क स्टोर इतना ज़्यादा फास्ट पेस पे नहीं ओपन कर रही है, जोमेटो ज़्यादा फास्टर है आई वुड सजेस्ट। और इसके साथ साथ जोमेटो के केस में अगर आप देखोगे तो ब्लिंकिट के केस में इनके जो मार्जिन है ना, जो कि हमें डिटोरिएट होते हुए दिख रहे थे, इस क्वार्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो इंप्रूव होते हुए देखने मिल रहे। अब बहुत लोग बोलते हैं कि यार ये जोमेटो जैसी कंपनी जो है 1000 के पी पे ट्रेड करती है तो पैसा नहीं बना कर दे सकती है, लेकिन मार्केट जो है डायरेक्शन पे फोकस करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार डायरेक्शन पे फोकस करो। इसलिए मैंने मास्टर क्लास को जो है इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल बना के रखा है कि मार्केट के अंदर एक्चुअली जो चीज़ चलती है वो जो है मैंने उसके अंदर डिस्कस करी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जोमेटो जैसा स्टॉक जो है इन्वेस्टर को तब भी पैसा बनाकर देगा जब कंपनी जो है डायरेक्शनली अच्छा करेगी। तो अब कंपनी 1000 के पीई पे हो या 2000 के पीई पे हो, जब इनके एबिटा लॉसेस जो है वो रिड्यूस होते जाएंगे ब्लिंकिट के अंदर, या जब इनके मार्जिन रिड्यूस होते जाएंगे, जोमेटो जो है शेयर होल्डर्स को पैसा बनाकर देगा। और कंपनी जो है कैश फ्लोज अभी नहीं बना रही है, हालांकि प्रॉफिट ही बनाने दो इन्हें। इनका फूड डिलीवरी वाला बिजनेस थोड़ा स्लो डाउन हो चुका है, क्विक कॉमर्स के बिजनेस के अंदर ग्रोथ है। आई वुड सजेस्ट कि आप जो है वो वाला वीडियो देखो जो मैं बोल रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। वो 2 वीडियोस बनाकर रखे हैं हमने, यूट्यूब पे भी पोस्ट करे हुए। तो यहाँ पे आप नॉर्मली यूट्यूब पे भी चल जाओगे और यहाँ आप आयुष मेहता सर्च करोगे तो हमारे चैनल पे जो है हमने एक 6 सेक्टर्स वाला वीडियो कवर कर रखा है और एक जो है 10 सेक्टर्स वाला वीडियो कवर कर रखा है। तो यहाँ पे अगेन जो है आपको चीज़ें मिल जाएगी, आप देख सकते हो। ये देखो ये वाला जो वीडियो है वो आप चेकआउट कर सकते हो। अब इसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं,
तो यहाँ अगर आप देखोगे तो फिर एटर्नल के बाद आपका स्विगी जैसा भी कंपनी बनकर आता है, लेकिन हमारे सैम्पल पोर्टफोलियो के अंदर मैं एटर्नल को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। लेकिन क्विक कॉमर्स ये थीम पे जो है आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है ध्यान दो। अब इसके बाद बात करें तो कुछ इमर्जिंग बिजनेस है, जैसे कि जिनका लॉजिस्टिक्स हो गया। जिनका लॉजिस्टिक्स भी स्केल कर रहा है। जिनका के ऊपर बहुत डिटेल मैंने वीडियो बना कर रखा है, वो वीडियो आप जाकर देख लेना। आप जो है जिनका और कार ट्रेड का जो है पूरा बिजनेस समझ जाओगे। तो ये वीडियो आप जाकर देखना, ये 2 यूनिक स्टॉक्स विद मैसिव ग्रोथ एंड ऑपरेटिंग लेवरेज वाला। तो यहाँ पे मैंने कार ट्रेड भी डिस्कस करा हुआ है, जिनका भी डिस्कस करा हुआ है। तो यहाँ से आपको इन बिजनेसेस के अंदर देखना क्या है उसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा, और ओवरऑल कंपनीज के अंदर क्या ट्रैक करना है इनके बारे में भी आइडिया लग जाएगा, क्योंकि दोनों कंपनीज के अंदर जो है ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों कंपनीज पे आई वुड सजेस्ट ऐसे जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है, जैसे कि थोड़ा एंटेरो भी आपके प्लेटफॉर्म के अंदर आता है। फिर इसके साथ साथ एक जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी है, वो भी एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, लेकिन रिसेंटली आईपीओड है। इनका एग्जीक्यूशन किस तरीके से मुझे नहीं पता, बट मुझे जिनका और कार ट्रेड जो है बेटर लगते हैं। कार ट्रेड आपका थोड़ा ऑटो साइक्लिकल बिजनेस है, ऑटो साइकिल से थोड़ा उल्टा चलता है। बाकी सेक्टर्स भी है, लेकिन मुझे इस वीडियो के अंदर सिर्फ 5 ही सेक्टर डिस्कस करने थे आपके साथ, जो कि मैं आपके हमारे 2030 वाले पोर्टफोलियो के लिए प्रेफर करूंगा। तो एक वेल्थ मैनेजमेंट वाला सेक्टर हो जाता है, थोड़ा समराइज करते था वो आपके लिए। तो एक वेल्थ मैनेजमेंट वाला सेक्टर बनकर आता है, फिर इसके साथ साथ आपका रिटेल सेक्टर बनकर आता है। जो थर्ड सेक्टर है वो हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला बनकर आता है। फोर्थ सेक्टर जो है वो है हमारा हेल्थ केयर वाला बनकर आता है, सीडीएमओ वाला बनकर आता है। और फिफ्थ सेक्टर जो है वो है कंजम्पशन वाला सेक्टर बनकर आता है। सिक्स्थ एक एडिशनल सेक्टर में बोलूंगा, आप थोड़ा वो एडिशनल बिजनेसेस है जहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, वहाँ पे थोड़ा ध्यान दे सकते हो। बट अगेन आपको ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा जो है सॉलिड वे में इन बिजनेसेस की करनी पड़ेगी। तो इतना ही रखते हैं वीडियो। ये कुछ 5 सेक्टर्स थे और कंपनीज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी हुई है। अब यह पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कौन सी कंपनी को प्रेफर करता है, किसको कौन सा मॉडल पसंद है। लेकिन जो भी बिजनेसेस हमने डिस्कस किए, सारे बिजनेसेस के अंदर जो है हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करना, कंटेंट पसंद आया चैनल सब्सक्राइब करो। इसके साथ साथ मास्टर क्लास का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्द से जल्द जो है मास्टर क्लास के लिए आप एनरोल कर सकते हो, क्योंकि यार ये 3000 रुपीज़ का प्राइस जो है कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे जो है आप मार्केट के अंदर एक लाइफ लॉन्ग स्किल सेट बिल्ड कर सकते हो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करना। और आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।